नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपके साइंस विज्ञान की क्लास करेंगे। क्लास नंबर 5 है और चैप्टर आपका पदार्थ है। और इस पदार्थ के चैप्टर से 50 क्वेश्चंस करेंगे और पदार्थ के चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझिएगा। ये 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पदार्थ के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पदार्थ के चैप्टर से 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। जब सोडियम क्लोराइड NaCl K2Cr2O7 और सांद्र गंधक के अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? क्रोमोइल, क्लोराइड वाष्प, क्लोरीन गैस, क्रोमिक गैस या क्रोमिल सल्फेट। तो NaCl K2Cr2O7 और सांद्र गंधक के अम्ल को जब गर्म किया जाता है तब आपका क्रोमोइल क्लोराइड जो है वाष्प बनता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? CuSO4O2, CuSO2, CuSO4H2O, CuSO4H2O + 4H2O। जब दोस्तों हम नीले थोथे को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब हमारा CuSO4 × H2O + 4H2O प्राप्त होता है। यानी कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त हो जाता है नीला थोथा कॉपर सल्फेट डाट 5 + 2 CuS 4.5 है। तो नीला थोथा एक नीले थोथा को जन्म गर्म करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। गर्म करने पर साल अमोनिक नौसादर विघटित हो जाता है। तो किसमें जो है विघटित हो जाता है? N2HCl, N2Cl2, H2O2, NH3HCl। सभी लोग बताइए। गर्म करने पर नौसादर विघटित हो जाता है। गर्म करने पर नौसादर विघटित हो जाता है NH3HCl। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है मेथेनॉल, एथेन, एथाइन या मीथेन बनता है। सभी लोग बताइए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में आपका जो होगा मेथेन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपक्रिया जो होती है वह आपकी CH3COONA + NaOH CaO की उपस्थिति में CH4 + Na2CO3 में टूट जाता है। तो CH4 मीथेन प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इस अपक्रिया जो दी गई है 2KMnO4 5H2C2O4 3H2SO4 2MnSO4 10CO2 + 8H2O K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? तो Mn की यहाँ पे अभिक्रिया पूछी जा रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाए। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे।
सही तत्व का चयन करना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं। खनिज अयस्क नहीं हो सकता। एक अयस्क खनिज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या हो जाएगा? सभी अयस्क खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये ध्यान देना है। सभी खनिज जो है आपके अयस्क नहीं होंगे जो दूसरा दिया गया, लेकिन सभी अयस्क जो है खनिज हो सकते हैं। क्योंकि खनिज प्राकृतिक सामग्री है जिसमें धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में पाए जाते हैं। इन अयस्कों में मेटल का अच्छा प्रतिशत होता है, जिसमें हम कह सकते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर का मुख्य अयस्क है क्रायोलाइट, कॉपर पैलाइट, गैलेना या सिनेबार। कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा जा रहा है। सभी लोग बताइए। तो कॉपर पायराइट की बात करते हैं। बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? सभी लोग बताइए। बॉक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। Al2O3, Na, AlO2, AlOH3 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है Al2O3। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो किसकी प्रतिशतता जो है भार के अधिकतम अधिक होती है? वह होती है ओ। किसकी बात करेंगे? ओ की बात करेंगे। क्रायोलाइट का सूत्र है, सभी लोग बताइए, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Al(F6). क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करेंगे। पृथ्वी का भूपर्पटी पर पाए तत्वों में से सिलिकॉन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, परंतु यह धातु नहीं है। धातु में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है। सिलिकॉन में होती, लेकिन सिलिकॉन आपका धातु नहीं, इसलिए एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, झाग प्लावन विधि से में जो है किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? झाग प्लावन विधि में तो सल्फाइड अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, अयस्क से अशुद्धियां या गैंग का पृथक करना कहलाता है। तो अधात्री या क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अयस्क के साथ उपस्थित जो अवांछनीय पदार्थ हैं उनको कंकड़, रेत, मिट्टी को अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। अधात्री या गैंग किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कि अधात्री या गैंग किसे कहते हैं।
तो अयस्क के साथ उपस्थित अवांछीय पदार्थ जैसे कंकड़, रेत तथा मिट्टी को अधाती मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन प्रश्न तो हमारा वही है कि अयस्क से अशुद्धियों का पृथक करना क्या कहलाता है। तो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अधाती को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। तो हम बात करेंगे मेलेकाइट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। सोना, तांबा, लोहा, एंटीमनी। सोना, तांबा, लोहा, एंटीमनी में धातु नहीं है। तो एंटीमनी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनोतापी विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है। ऑक्सीकारक, गालक, अपचायक या धातुमल की तरह। एल्युमिनियम विधि में एल्यूमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है किस तरह से। सभी लोग बताइए फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। जी हाँ, राइट आंसर आ चुका है और यह होता है अपचायक की तरह। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एल्यूमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम को क्या है, अपचायक की तरह जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है। तो आप सभी लोग जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, सोना, कैल्शियम। तो यहाँ जो नाइट्रोजन तो नहीं दिया गया है क्योंकि, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते क्योंकि ये एल्युमिनियम आयरन प्राकृतिक अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं। सभी लोग बताइए। अधिक मात्रा में होते हैं, अक्रियशील हैं, क्रिस्टलीय हैं या बहुत ही क्रियाशील होते हैं। देखिए ये क्या है, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुई चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुई चादर जो है बनाई जाती हैं, यह गुण कहलाता है। सभी लोग बताइए ये गुण कौन सा कहलाता है। तो आघात वर्धता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है। तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु निष्कासित करना आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक है, तो वह हमारा कौन सा कहला जाएगा, और वह कहला जाते हैं हमारे अयस्क। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती तो वह धात्विक ऑक्साइड देता है जो पानी के साथ विघटन पर क्षार देता है।
तो धातुएं ऑक्साइड प्रायः किस प्रकार की होती हैं? क्षारीय होती। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है? आर्सेनिक, पीतल, एंटीमनी, टिन। तो पीतल जो है यहाँ पे आपकी मिश्र धातु है, और पीतल के साथ साथ आपके कांस जो होता है ये भी आपकी मिश्र धातु होती है। लेकिन चांदी आपकी शुद्ध होती है। चांदी एक ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में होती है, लेकिन पीतल यहाँ पे जो आपका मिश्र धातु हो जाएगा। सभी लोग बताइए, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है? ब्रोमीन, ग्रेफाइट, सिल्वर, पारा। देखिए दोस्तों, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। एंटीमनी कौन है? सभी लोग बताइए, धातु है या धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु? देखिए, एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है। एंटीमनी एक मूल पदार्थ है। इसका प्रतीक एंटीमनी का Sb होता है। परमाणु क्रमांक इसका 51 है। यह एक चमकदार ग्रे धातु होती है जो मूल रूप से प्रकृति सल्फाइड खनिज स्टिबिनेट के रूप में पाया जाता है। तो ग्रे धातु होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये धातुएं रासायनिक रूप में कम क्रियाशील होती हैं और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? जी हाँ, अपने ही परत की ऑक्साइड से, वह कहलाती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है। अगला CuOH2 CuCO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम है? तो मैलेकाइट। क्या हो जाएगा? मैलेकाइट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गोल्ड होता है? केडियम सोना, रोलेट गोल्ड जिसे बोलते हैं, इस प्रकार के सोने को मिश्र धातु जिसमें 92% सोना 8% कैडमियम मिश्र धातु होती है उसे कैडियम कहते हैं, और कैडियम गोल्ड से आया हुआ है। तो फास्फर, एल्युमिनियम, जर्मन सिल्वर, मानल धातु। सभी लोग बताइए, कृत्रिम सोना किसे कहते हैं या कृत्रिम गोल्ड होता है जिसे हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं? कौन सा आपका होता है? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम ब्रांज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना ही ग्रहण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अधातु हाइड्रोजन के अलावा जो है अक्रिय गैसें अधातु मानी जाती हैं।
जारक, भूयति, गंधक, भास्कर, हैलोजन आवर्त सारणी के केवल 22 तत्व धातु की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो अधातु तत्व पूछा जा रहा है। तो अधातुएं जो होती हैं वे क्या करते हैं? अधातुएं जो होती हैं वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्या है? निस्तापन की सही परिभाषा क्या होती है? IUPAC के अनुसार वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना। क्या है? वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बी ऑप्शन, वायु की अधिकता में ऐश को गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के रजतीकरण में किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? दर्पण के रजतीकरण में किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए। दर्पण का रजतीकरण, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लूकोज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा अवक्षेप पीले रंग का है? तो पीले रंग का अवक्षेप यहाँ पे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताइए। पीले रंग का अवक्षेप है। तो राइट ऑप्शन यहाँ हमारा बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब लोहे का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के कॉपर या तांबा को हटाकर आयरन सल्फेट बनाता है। इस प्रकार की अवक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक, संयोजन, वियोजन या विस्थापन। तो इस प्रकार की जो अवक्रिया कहलाती है हमारी योगात्मक अवक्रिया कहला जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ओमनी कल सिल्वर नाइट्रेट में एसिटिलीन प्रवाहित करने पर बनने वाले सफेद अवक्षेप का नाम सूत्र है। सिल्वर क्लोराइड, AgCl, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर एसिटाइड या अमोनियम एसिटाइड की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे। एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में वैद्युत अपघटनों की सतह पर कोक चूर्ण फैलाया जाता है क्योंकि। तो एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में वैद्युत अपघटनों की तरह कोक चूर्ण क्यों फैलाया जाता है? कोक चूर्ण इसलिए फैलाया जाता है, कोक विद्युत चालकता बढ़ाता है, कोक ऊष्मा प्रदान करता है, कोक ताप कुचालक होने के कारण ऊष्मा विसर्जन से रोकता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा रीजन नहीं है जो अपघटनों की सतह पर कोक जो है चूर्ण कर जो है फैलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। लोहे का शुद्धतम रूप है ढलवा, कच्चा, पीट या पिटवा लोहा।
तो जो पिटवा लोहा होता है वह लोहे का सबसे शुद्ध रूप कहलाता है, रॉट आयरन, पिटवा लोहा। धातुओं में चमक किसके कारण होती है? सभी बताइए। तो धातुओं में चमक जो होती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण प्रकाश में परावर्तन होता है, जो धातुओं में चमक होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक का तत्व है? तो सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति तत्व जो है पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के स्क्रीन पर राइट आंसर आ चुका है, और वह है क्लोरीन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन उपधातु तत्व है? तो हाइड्रोजन के अलावा जो है आपके जारक, प्रांगर, भूयति, गंधक, भास्वर, हैलोजन, ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो उपधातु बताना है, उपधातु। सभी लोग बताइए। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 उपधातु हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। यहाँ पे आर्सेनिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस किप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? तो वह आपकी कौन सी कहलाती है? तो H2S। H2S जो गैस है ये किप उपकरण द्वारा बनाई जाती है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है? सभी लोग बताइए। Hg, Cl2, Br2, F2। कक्ष ताप पर जो है द्रवावस्था में कौन सी होती है? तो वह होती Br2। मरकरी, ब्रोमीन दोनों कक्ष तापमान में जो है द्रव होती हैं, किंतु मरकरी एक धातु है जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। तो मरकरी भी होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है धातु तत्व किस कक्ष पर ताप पे द्रव होता है, तब आपका यहाँ पे मरकरी पार Hg होता, लेकिन यहाँ पे अधातु तत्व पक्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे Br2 होगा। तो धातु में Hg और अधातु में Br2। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अभिक्रिया CaCO3 CaO प्लस CO2G चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, इसका कारण है? सभी लोग बताइए, इसका कारण क्या है? रीजन 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका कारण जो रीजन होता है, CO2 लगातार जो क्या होती है, निकलती है। CO2 क्या होती है, इसमें लगातार निकलती है। इस अभिक्रिया में CO2 जो है लगातार निकलती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है। तो ब्रांटेस्ट या लारी का अम्ल क्षार सिद्धांत है। इसकी मूल अवधारणा है कि जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो प्रोटॉन को आदान प्रदान द्वारा अम्ल अपना संयुग्मी क्षार बनाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो प्रोटॉन दाता की तरह है, ग्राही की तरह है, इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जब कोई अम्ल या क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं, प्रोटॉन के आदान प्रदान के द्वारा अम्ल अपनी संयुगी क्षार बनाता है तथा क्षार अपना एक संयुग्मी अम्ल। यह सिद्धांत अर्नहेनियस सिद्धांत कहलाता है। लेकिन हमें ब्रोंस्टेड-लारी संकल्पना की बात करते हैं। इसमें क्या है, प्रोटॉन आपका दाता होता है या ग्राही होता है, ये चीज़ें समझना और बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोटॉन दाता ग्राही अम्ल वह पदार्थ है जो हम बता चुके हैं जो विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है, तथा क्षारक वह पदार्थ है जो विलयन में किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो अम्ल में क्या चीज होती है, अब समझिएगा ध्यानपूर्वक। अम्ल में क्या होता है, प्रोटॉन प्रदान कर सकता है, प्रोटॉन दाता अम्ल में होता है। क्षारक वह पदार्थ है जो विलयन में किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन क्या है, ग्रहण करता है। तो प्रोटॉन ग्राही क्षारक होता है, और अगर अम्ल दिया रहता तो प्रोटॉन दाता अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है, और क्षार क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे क्षार पूछा जा रहा है, इसलिए ये एक प्रोटॉन ग्राही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लारी संकल्पना। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। फिटकरी का सूत्र बताइए, सभी लोग बताइए फिटकरी का सूत्र। तो फिटकरी के सूत्र में एक चीज कॉमन है आपकी, और वह कॉमन है 24H2O आएगा ही आएगा, पोटासिलम। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास या एलम है। तो 24H2O ये ध्यान देना है। मिश्रित लवण किसके क्रिया के कारण बनता है? सभी लोग बताइए। मिश्रित लवण, एक अम्ल दो क्षारक, एक अम्ल एक क्षार की क्रिया। तो एक अम्ल और दो क्षारकों की क्रिया से बनता है। एक अम्ल दो क्षारकों की क्रिया से मिश्रित लवण बनता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो कहते हैं अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, उदासीन लवण। कौन सा लवण कहेंगे, सभी लोग बताइए। यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन हो, क्या है, बहुक्षारकीय अम्ल है और क्षार द्वारा ही आंशिक रूप से उदासीन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहा जाता है। अगर बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा ही आंशिक रूप से उदासीन हो तो वह अम्लीय लवण हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, मोहर लवण क्या है दोस्तों? मोहर लवण तो मोहर लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर से लिया गया है। तो यह मोहर लवण जो होता है द्विक लवण होता है। क्या होता है, मोहर जो लवण होता है यह आपका द्विक लवण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। AgNH3O2Cl है। क्या सभी होता है, समान लवण, मिश्रित लवण है, संकर लवण है, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए ये किस प्रकार का लवण हो जाता है? तो ये हमारा संकर लवण हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डाउट है, बेफिक्र तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NaOH एक प्रबल क्षार है क्योंकि
NaOH पानी में पूरी तरह से वियोजित होकर Na+ और OH- देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक प्रबल क्षार माना जाता है क्योंकि NaOH में उपलब्ध सभी जो OH होते हैं वह विलयन में OH क्या करते हैं, ऋण के रूप में मौजूद होते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होते हैं। जहां ऋण होगा मतलब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, तो यह इसमें OH- आयन होता है। डी ऑप्शन वाला जो सही हो जाएगा। NaOH एक प्रबल क्षार इसलिए होता है क्योंकि यह OH- होता है जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ब्रॉन्स्टेड अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो H2O भी होता है, HCO3 भी होता है, HSO4 भी होता है और NH3 भी होता है। तो NH3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है? अम्ल और क्षार दोनों की तरह जो है व्यवहार करता हो, सभी लोग बताइए। HCl, H2SO4, H2O या NH3 की बात करते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा H2O। यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, 0.001 MHCl विलयन का pH मान है। सभी लोग बताइए। 3, 4, 5 या 6 होता है, तो करेक्ट आंसर 4, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। NaPO4 लवण है, तो NaPO4 जो लवण कहलाता है, कौन सा लवण कहला जाएगा? सभी लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ये हमारा समान लवण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 0.001 MnOH विलयन का pH मान, तो इसका भी pH मान कितना होगा? 4। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। क्या हम सही बोल रहे हैं? सभी लोग बताइए। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो एक हमें मिलता है कि चलो आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, एक मोटिवेशन भी मिलता है, इसलिए कहते हैं आप लोग भी कमेंट करते रहिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 10, 4 ना हो के आपका क्या होगा? 10 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ों को ध्यान देना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। FeCl3 का जलीय विलयन होता है, तो किस प्रकार होता है? इसका जो जलीय विलयन होता है FeCl3 का अम्लीय होता है। सर्वाधिक क्षारीय होता है, तो सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होता है? सभी लोग बताइए। Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, सभी लोग बताइए। सर्वाधिक क्षारीय कौन होता है?
Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 में सर्वाधिक क्षारीय है? तो Na2O की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग बता सकते हैं। वर्षा के पानी का पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा के जो पानी का पीएच मान होता है वह 5 से लेके 5.5 के बीच होता है। 5 से लेके 5.5 के बीच होता है, लगभग कह सकते हैं 5.5 के आसपास। तो यहाँ पे जो है 7 से कम, डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा, 7 से कम होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो C2H2O4, C2H2O4, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 0.01 मोल HCl का पीएच है तो कितना होता है? 2 होता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया साम्यवस्था स्थिरांक लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया दी गई है Ma प्लस Nb इक्वल टू Pc प्लस QD, इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? पहला होगा Kc इक्वल टू AbM Bn Cp dq, या Kc इक्वल टू AB की पावर M प्लस N CD की पावर P प्लस Q, या Kc इक्वल टू C की पावर P D की पावर Q A की पावर M B की पावर N, या Kc इक्वल टू C की पावर 1/n D की पावर 1/n A की पावर 1/p B की पावर 1/q। तो तीनों प्रक्रियाओं में अलग अलग घातें दी गई हैं, जोड़कर घातें दी गई हैं। इसके बाद उल्टा कर दिया गया, CD को ऊपर AB को नीचे किया गया है और बटे में घातें दी गई। तो 4 प्रकार से दिया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो दी गई है इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, यह आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 4 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।